हेलो एवरीवन। आज हम आगे के क्वेश्चन की सीक्वेंस में रूमानियत या फिर यूं कहें रोमांटिसिज्म या फिर हिंदी में कहें स्वच्छंदतावाद, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। रोमांटिसिज्म मूवमेंट क्या था, ये ब्रिटिश लिटरेचर का एक कैसा हिस्सा था, क्या क्या चीज़ें इसमें ख़ास थी, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे मोटा मोटी आपको अंदाज़ा लग सके और आप जो सवाल करते जाएं उनमें आपको करने में दिक्कत पैदा नहीं हो। जैसे हम पीछे की सीक्वेंस में पीछे जो भी 60-70 क्वेश्चन आए थे, उनमें हमने देखा था कि न्यू क्लासिकल एज क्या थी उसके बारे में समझने की उसको पढ़ा था, उसको समझने की कोशिश करी। आज की क्लास में हम उसी न्यू क्लासिकल या उसी न्यू क्लासिक्स को ही को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक एज दिखती है, इसे रोमांटिसिज्म के नाम से जाना जा रहा है या रोमानियत कहें, एक ऐसा मूवमेंट जो कहीं ना कहीं तजदीदियत या यूं कहें कुछ नया लेके आया था और कुछ नए से लबरेज था। कि रोमांटिसिज्म को अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो अपना टॉपिक है रोमांटिसिज्म और इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं उनको देखें। तो ये मूवमेंट क्या था? रोमांटिसिज्म। इसकी डेट देखी जाए तो अपन देखते आ रहे हैं 1798 से। कई किताबें 1832 लेके चलती हैं, कई किताबें 1837 लेके चलती हैं और यहाँ भी कई जगह 1798 है, यहाँ कई जगह 1785 है या यहाँ कहीं जगह 1789 है। इन सब का अपन पहले समझ चुके थे, इन तीनों को। इसका मेन कारण लिरिकल बैलेड यहाँ पब्लिश हुआ था 1798 में। 1785 में अपने अपन ने देखा था कि एज ऑफ जॉनसन या सैमुअल जॉनसन की डेथ के बाद से ही रोमांटिसिज्म समझा जाने लगा और इसके 86 के आसपास रॉबर्ट बर्न्स की कविताएं भी आ रही। 89 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसने समाज के जो भी उस जो भी हल्के थे उनके सोचने समझने के सब चीजों को बदल के रखा था, इसलिए कई बार इनसे इससे भी मान लिया जाता है। अगर मोटा मोटा जो समझने वाला चीज है, तो एक 19-20 स्कॉलर ने फिक्स कर दी उस बात को, उसको देखें तो अपने पास 1798 से 1837 का टाइम पीरियड है, वो यहां एप्रोप्रिएट मान सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसी डेट्स भी देखने को मिल जाएं तो उनसे घबराना या ये कहने की जरूरत नहीं है कि पेपर में सवाल गलत है। लिटरेचर में आप पिन मार के किसी मूवमेंट को डिसाइड नहीं कर सकते, जैसे पीछे भी बार बार अपन ये बात करते हैं। अब यहां 1837 डेट क्यों चुनी? क्वीन के हिसाब से चुनी गई। क्वीन विक्टोरिया इस वक्त ट्रॉन पे आ चुकी थी, वो रानी बन चुकी थी, तो विक्टोरिया के आने के बाद विक्टोरियन एज नाम दे दी। 1832 क्यों कहा जाता है? 1832 कई बार रोमांटिक पीरियड के हाथ में या यूं कहें उस वक्त तक उसका लास्ट क्यों समझा जाता है? इसका रीजन है फर्स्ट रेफॉर्म बिल आ गया था। फर्स्ट रेफॉर्म बिल जो रोमांटिक्स या जो भी खुले विचारों वाले लिबरल्स इस रोमांटिक मूवमेंट, इस रूमानियत के अंदर चाह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि 1832 में वो चीजें मिलना शुरू हो गई हैं। तो उसके बाद इस रिफॉर्म बिल के बाद जो एक तरह से सफरेज का आइडिया था, एक तरह से वोटिंग राइट्स का मामला था, वो लोगों को एक्सटेंड होता जा रहा था। डेमोक्रेसी की जो नींव रोमांटिक्स चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो लोगों को मिलती दिख रही थी, तो इसलिए कई बार 32 भी मान लिया जाता है। जैसे आप राउटलेज पढ़ते हैं तो राउटलेज के अंदर 32 इसको जिक्र होता है। कई जगह 1837 का जिक्र होता है क्वीन विक्टोरिया के आने के बाद। कई लोग तो इसे 1850 तक भी देख लेते हैं, जब वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड है वो उसका जो लास्ट पब्लिश हो रहा है तब तक भी मान। तो ये एजेस के साथ चलता है, मगर मोटा मोटा आप इसको ध्यान रखना है। तो अपन इस रोमांटिसिज्म को पढ़ रहे थे, अपने पास डेट यहां है 1798 से 37 तक। अब इसमें अपन समझने वाली बात है उसकी तरफ आते। वो क्या है? जैसे मैंने इसमें कहा, रोमांटिसिज्म या रूमानियत नयापन, तजदीदियत जिसे अपन ने कहा, वो इस रोमांटिसिज्म। अब इस शब्द को थोड़ा सा खोल के समझते हैं, जिससे हमारे कुछ एक
जो हमने रोमांटिसिज्म को समझते वक्त वहम पाल रखे होते हैं वो दूर होंगे। वो क्या वहम? देखिएगा, हम पिछली एक क्लास में जब नॉवेल का डिस्कशन कर रहे थे तो ये शब्द पहले भी आया था, रोमांस या रोमन नाम से या रोमांस नाम से। उसको एक बार देख। तो रोमांस है, ये रोमांस नाम के फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है। अब रोमांस क्या होते थे या क्या है? जो भी रोमांस लैंग्वेजेस थी, रोमांस लैंग्वेजेस थी, जैसे फ्रेंच खुद भी, जैसे पोर्चुगीज, जैसे रोमानियन, जैसे इटालियन, जैसे स्पेनिश, ये भाषाएं, इन्हें रोमांस लैंग्वेज बोला जाता था। रोमांस क्यों? देखिए, मोटा मोटी पहले जो सिविलाइजेशन था उस पर प्रभाव लैटिन का था। नॉवल पढ़ते वक्त ये अपन ने बात करी थी। लैटिन एलिट क्लास की जबान थी। तो लैटिन का लैटिन से अलग जो कॉमन मैन भाषा यूज कर रहा था, ये शब्द अपने पास बार बार आएगा। कॉमन मैन जो भाषाएं यूज कर रहा था, उनमें लैटिन का प्रभाव तो था, मगर वो लैटिन जैसी नहीं थी। ये ऐसा सा है, अपने पुराने एंशिएंट दौर में, पीरियड में संस्कृत बोली जाती थी, मगर हर इंसान संस्कृत नहीं बोलता था। वो अपनी भाषाएं, अपने कबीले की, अपने कस्बे की, अपने जहां से बिलोंग कर रहा है, जो नेटिवाइज जबानें थी वो बोलता था। अब ये कॉमन मैन यही भाषाएं बोल रहा था, इनको लैटिन नहीं आ रही थी। तो ये भाषाओं में, अपनी इन्हीं भाषाओं में ये साहित्य भी रच रहे थे। वो साहित्य कैसा था? एक नाइट जर्नी पे है, उसे किसी से प्रेम हो जाता है, वो एक उसका पिकरेस्क्यू एटीट्यूड है, वो घूमता फिरता है, इंसान घूमता फिरता है, उसके प्रेम की कहानी है। वो उस जो प्रोटैगनिस्ट है, जो एक्ट्रेस है, उसकी बिलविड है, उसको किसी भी परेशानियों से निकाल के लास्ट में हासिल कर लेता है। ये इन भाषाओं में जो साहित्य था उसे रोमांस कहा गया। और वो किससे लबरेज था? वो प्यार मोहब्बत से लबरेज था, एक नाइट की कहानी पे। नाइट और यहां लव। अब देखिए, इसमें एक समझने वाली बात, क्या रोमांस का मतलब मोहब्बत, प्यार है? बिल्कुल गलत बात होगी ये। इसको समझते हैं थोड़ा। क्योंकि जब भी ये नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती है कि ये कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत की कहानी है। और इसके पीछे चलने का कारण है कि ये बॉलीवुड ने, बॉलीवुडाइजेशन कह सकते हैं किसी भी चीज का अपन, बॉलीवुड ने ये प्यार वाली चीज ही अपनी कहानियों में उठाई है। बॉलीवुड ने ये प्यार वाला एंगल ही सिर्फ कहानी में उठाया, उसने दूसरी बात नहीं। तो ये कहीं कई कई बार लोगों को मिसगाइड करती है चीज कि रोमांस का मतलब प्यार की बात है, एक चीज। तो ये सरासर गलत बात है। रोमांस का मतलब प्यार की बात नहीं है। प्यार ये थोड़ा सा इतर समझ सकते हैं, बातें यहां इमोशन की हैं। और वो इमोशन, वो प्रेम लड़का और लड़की, मेल फीमेल का नहीं, इंसान का नेचर से भी हो सकता है। इंसान का इसी कॉमन मैन से, जो रेलीगेटेड टू पेरिफरी, जो हाशिए पे खिसकाए गए लोग हैं, उनकी बात का उनके लिए प्रेम भी हो सकता है। उनके मतलब खासकर उनकी इमेजिनेशन, खासकर उनके इमोशंस के बारे में चर्चाएं हैं। तो एक्सेसिव इमोशन जहां है वो रोमांस है, ना कि जो बॉलीवुड ने सिर्फ प्यार को, एक लड़का और लड़की के प्रेम को मान लिया, ये रोमांस नहीं। तो ये, इस चीज को खास ध्यान रखना है, ये रोमांस नहीं। दूसरा, ये कहानियां लिखी जाती थी मिडिल एजेस में, रेनेसों से पहले, पुनर्जागरण काल से पहले। वहां इंसान के पास तर्क नहीं था, सिर्फ भावनाएं थी, सिर्फ कल्पनाएं थी। इंसान ने वहां एक जलते हुए, इंसान ने आग को खोजा, आग को देखा, तो इंसान ने आग को भी देवता मान ली। तो इतने इमोशनल लोग थे, तर्क की बात नहीं थी। तो जहां इमोशंस थे वो रोमांटिक था, जहां कल्पनाएं थी वो रोमांटिक था। बॉलीवुड ने सिर्फ इस प्रेम को रोमांटिक माना। तो ये चीज खास। अब दो शब्द इमोशन और इमेजिनेशन दो आए।
अब अपने आर्ग्यूमेंट को, मैंने तो ये बातें बताई, अब आप ये कहेंगे कि ये बात कितनी सच है। इस अपने आर्ग्यूमेंट को एस्टेब्लिश करते हैं अपने ऑथेंटिक किताब से। कैसे? तो पहला जो एक मिसकंसेप्शन चलता है, रोमांस मतलब प्यार, ये खारिज बात है, इसको दिमाग से हटा देना है। रोमांस मतलब इमेजिनेशन और इमोशन हो सकते हैं। क्यों? ये कहानियां मिडिल एजेस में लिखी जा रही थी, ये फुल ऑफ एक्सेसिव इमोशंस थी, फुल ऑफ इमेजिनेशंस थी। तो ऐसी कहानियों में कल्पनाएं भी थी और आपके भाव थे, तर्क नहीं था, दिल था, दिमाग नहीं था। इसलिए ये रोमांस का ये आइडिया आपको देखने को मिलता है। एक बात तो ये है। दूसरी चीज, इसी रोमांस को आप समझ लेते हैं, बार बार रोमांटिक एज में एक जिक्र आता है नेचर। इस नेचर को हमेशा ये माना जाता है फूल पत्ती पेड़ पौधे, ये भी एक गलत बात है। रोमांटिक्स का मतलब सिर्फ नेचर नहीं है। रोमांटिक्स नेचर किसको मानते हैं? हम डिफरेंस समझेंगे नियोक्लासिकल के नेचर में और रोमांटिक्स के नेचर में, दोनों में। तो रोमांटिक्स के लिए नेचर क्या हुआ? देखिए, एक इंसान है, गांव में कंट्री साइड में रह रहा है, उसके पास खेत हैं, खेत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, कॉमन मैन है। तो जो भी लोग हाशिए पे हैं, जो भी लोग हाशिए पे हैं, रेलिगेटेड टू पेरिफेरी हैं, कहीं ना कहीं एक, इनको समाज से अलग हटके देखा जा रहा है, एलिट क्लास अपर क्लास का हिस्सा नहीं है। ये नेचर उनका नेचर है, उस कॉमन मैन का नेचर है। उस कॉमन मैन का नेचर भी है। वो कॉमन मैन प्रकृति से जुड़ा है। मिडिल एजेस में देखिए, रेनेसों से पहले जब डिस्कवरीज का दौर नहीं था, तब लोग कहां थे? कबीलों में रहते थे, गांव देहात में रहते थे, प्रकृति के नजदीक थे। आज जब सिविलाइजेशन बढ़ गया है, तो इन लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। रोमांटिक्स कह रहे हैं आपको तर्क को छोड़ के आपको इन लोगों की बात करनी पड़ेगी। दो तरह की बातें कर सकते हैं, या तो ये कमजोर हैं तो इन्हें उठाओ, इनके लिए क्रांति करो। ये क्या सोचते हैं समझते हैं, इनकी बात बताओ। वर्ड्सवर्थ जैसे कवि ये कहते हैं, इनको देख के मैं क्या फील कर रहा हूं, उनकी कविताएं सारी की सारी वैसी ही हैं। शैले कह रहे हैं कि साथ अत्याचार है, इनको रेवोल्यूशन के थ्रू उठाओ। कीट्स कह रहे हैं इन लोगों को देख के मुझे मेरी सेंसेस के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, और वो सिनेस्थेसिया वाला आइडिया है। सेंसुअस पोएट कीट्स को इसीलिए कहते हैं कि वो इनमें अपने आप को खो देता है, कहीं ना कहीं वो खुद को खो के उनमें ढूंढ रहा है, इन लोगों में। तो नेचर, ये हाशिए की जो भी चीजें हैं, इन्हें एक बाउंड्री पे खिसका दिया गया है। डिस्कवरीज, आविष्कार, इनोवेशंस की दुनिया में वहां इन लोगों की अहमियत खत्म थी। और वर्ड्सवर्थ, शेले, कॉलरिज, जर्मनी से लेके फ्रांस, सब जगह उनकी नजर थी और उन्हें पता था इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। तर्क ने क्या दिया है? तर्क ने इन लोगों को, कमजोर तबके को नीचे ही खिसकाया है। ये नेचर इसका है। नेचर सिर्फ फूल पत्ती नहीं है, ये एक खास बात। अब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके आप देख सकते हैं, नेचर नियो क्लासिकल में क्या था? नियो क्लासिकल का नेचर तार्किक था। कैसा तार्किक? यूनिवर्सल ऑर्डर है, एक सिस्टम है, कोई हाशिए पे है तो वो हाशिए पे, उसकी जगह वही है। राजा है वो ऊपर है, वो ऊपर है तो है। कभी ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो है। ये कहेंगे ये बकवास चीजें, इनसे तो तुम सोसाइटी में एक तरह से हैव्स एंड हैव नॉट पैदा कर रहे हो। इससे तो सोसाइटी के अंदर आप एक तबके को तो खत्म कर रहे हो, एक को आगे बढ़ा रहे हो। तो ये तो अपर क्लास के लिए है आपका नेचर, तो लोअर क्लास का तो कोई इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो ये वाली बात कहीं ना कहीं रोमांटिक्स इस पे काम कर रहे हैं, और यही रूमानियत है जो रूह की, जो इमोशंस की, जो आत्मा की बात करे। और सोच के देखिए, ये आत्मा आपको कहां मिलेगी? जो आदमी जमीन से जुड़ा है, रूह आपको वहां मिलेगी, इमोशंस आपको वहां मिलेंगे। पैसा आने के बाद तर्क तो इस अपर क्लास के पास आ जाएगा। ये खो चुके हैं ये लोग, अब न्यू क्लासिक्स वाले। अब बात ये आती है, ये मूवमेंट आया क्यों था, इसके पॉलिटिकल। आगे बढ़ते हैं।
इसी सिलसिले में अब हम दोनों चीजों का डिफरेंस करके देखते हैं। पहले तो नियो क्लासिकल और रोमांटिक्स का। नियो क्लासिकल एंड रोमांटिक्स का डिफरेंस समझते हैं थोड़ा। देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज अपन को जो दिखेगी, नियो क्लासिकल में अपर क्लास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर क्लास, उसका साहित्य है पूरा का पूरा उच्च कूल एलीट क्लास अपर क्लास के ऊपर टिका है। वहां कॉमन मैन की बात ज्यादा नहीं देखने को। यहां कॉमन मैन की बात। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड कॉलरिज जो वर्ड्सवर्थ क्या था इसका पहला एडिशन आप 1798 में 1798 में देख रहे हैं। दूसरे एडिशन 1800 में आता है और उसके प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने एक बात बोली कि हमारा साहित्य कैसा होना चाहिए, हमारे साहित्य की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। लैंग्वेज जो कॉमन मैन, कॉमन इंसान यूज कर रहा है, वही हमारी भाषा होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ कहते हैं सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। यहां एक चीज ध्यान रखने वाली होगी आपके लिए, इस लाइन को बहुत बार अलट पलट के पूछा जाता है। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन या फिर कॉमन मैन, इस स्टेटमेंट को बदल दिया जाएगा और इससे बार बार क्वेश्चन इस लाइन से देखने को। ये 1800 में जो सेकंड एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का, उससे लिया गया एक कोट है वर्ड्सवर्थ का। तो इसमें वर्ड्सवर्थ ये बात करते हैं। नियो क्लासिकल में बात क्या कॉमन मैन की भाषा में थी, आम आदमी की जबान थी? नहीं, यहां डेकोरम का जिक्र था। वो डेकोरम किसमें दिखता है? हेरोइक कपलेट में। हेरोइक कपलेट के थ्रू चीजों की बात हो रही। हर एक चीज लय में, ताल में बंद है, क्योंकि तर्क है वो भावना में बहेगा नहीं। यहां भावनाएं हैं, कॉमन मैन के पास भावनाएं। उस नेचर को समझिए। नेचर के पास कौन था? कॉमन मैन, आम आदमी है नेचर के करीब। आम आदमी कोई बात करेगा तो वो कैसे करेगा? वो तर्क और ये चीजें नहीं देखेगा, जो मन में है वो कहेगा। तो ये लोग मन की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आई इंडिविजुअल की बात करते नजर आए। एक चीज अपने पास ये नियो क्लासिकल का जो लिटरेचर है वहां आपको रियलिज्म दिखेगा। हल्का तर्क किसके पास होगा? यथार्थ के पास। सच है वहां तर्क, तर्क से आप किसी बात को साबित करते हैं, बात खत्म करते हैं। यहां सिंबल दिखेंगे। वर्ड्सवर्थ जब खुद की बात करेंगे, खुद कितने खुश हैं, अपने आप को डेफोडिल्स से रिप्रेजेंट करें। डेफोडिल्स उसे नाचते हुए लग रहे हैं, मतलब कभी भी खुश खुश है। तो प्रकृति का रोल इतना है। एक बच्चा उसे दिख रहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। बच्चा है, बच्चे को देख के उसे फिलॉसफी ध्यान आ रही। बच्चा अपने प्राइमरी जिंदगी में जहां रहा है, जो सीखा है, वही वो मैच्योर होके काम करता है। ऐसी बातें, क्योंकि वो उस वक्त अपने गांव, कस्बे, कबीले, अपने लोगों के बीच है। इस तरह की बातें, सिंबल्स का यूज है, रियलिज्म का यूज है। यहां सिटी की बात बहुत ज्यादा है नियो क्लासिकल में। यहां बात कंट्री साइड की, देहात की बात है, गांव और देहात की बात। एक यहां खास बात अपन देखें अगले वाली कड़ी में, इन्हीं रोमांटिक्स और इन पे और नियो क्लासिकल्स, यहां पोइट्री कैसी है? पोइट्री तो इस तरफ के एरिया में तो पोइट्री आपको कैसी दिखेगी? हर चीज तुक में, लय में, ताल में बंधी हुई है। यहां ऐसा नहीं। जैसे यहां आपको दिखेंगे क्लासिकल रूल्स।
क्लासिकल रूल्स। यहां क्या दिखेगा? वर्ड्सवर्थ का चौथा एडिशन आता है लिरिकल बैलेड का, और उस फोर्थ एडिशन में वो एक डेफिनेशन और देके जा रहे हैं। पोइट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पावरफुल फीलिंग्स। ऐसा ही कीट्स लिख रहे हैं 1818 में, अपने एक दोस्त को लेटर लिख रहे हैं और उसमें कह रहे हैं, इफ पोइट्री डजंट कम एज लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम। अगर कविता किसी पेड़ पे पत्ते की तरह नहीं आती है तो कविता का आना ही एक तरह से ना आती तो ही अच्छा। तो कविता यहां कैसी है? कविता, ये कीट्स का जो मैंने कोट बताया है कि इफ पोइट्री डजंट कम एज अ लीव्स टू अ ट्री एज लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम। अगर कविता पेड़ की तरह, पेड़ पे पत्ते जैसे आते हैं, एक नेचुरली कोई रूल रेगुलेशन से नहीं, तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो पोइट्री का आना ही बेकार है। इस वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन के करीब की डेफिनेशन है। अब देखिए, ये पोइट्री को कोई नेचुरल जीनियस नहीं मानते थे। ये कहते थे कविता सीखी जाती है मेहनत से, इन क्लासिकल रूल्स को देख के। ये कहते हैं कवि नेचुरल जीनियस है। हालांकि इस बात से कॉलरिज थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे आगे जाके, अगर कहीं ना कहीं ये बात टिकती है ओवरऑल रोमांटिक को समझे। और स्पॉन्टेनियस यानी कि अकस्मात, एक साथ आने वाले ओवरफ्लो, उनका उद्वेलन, इनका भावों का। आप कवि हैं तो आपके साथ एक साथ कोई चीज आ रही है, उसे आपने कागज पे उतार दिया। अब एक साथ कोई चीज आएगी, वहां रूल रेगुलेशन तो लगेंगे नहीं। और ये बातें किसके पास करीब है? कॉमन मैन की। एलीट समझा, जिसे समझ है कविताओं की, उच्च कूल का आदमी, वो तो ये लगाएगा। गांव देहात का आदमी कविता करेगा, हल जोत रहा है, फसल काट रहा है, गुनगुना रहा है, उसके पास ये है, स्पॉन्टेनिटी है। ये कॉमन मैन वापस आया है। ये लोग क्लासिक्स की तरफ जा रहे हैं और ये लोग मिडिल एजेस की तरफ जा रहे हैं। मिडिल एजेस, मिडिल एजेस में क्या? जहां तर्क नहीं है, जहां तर्क नहीं है, जहां इमोशंस हैं, जहां कल्पनाएं हैं। ये वाली बात रोमांटिक्स और न्यू क्लासिक्स को अलग करती। एक चीज और देखते हैं इसमें, आउटवर्ड और ये है इनवर्ड। ये लोग भाव कहां हैं? भावों को समझने के लिए अपने अंदर झांकने वाली चीजें करते हैं। ये लोग बाहर की दुनिया पे कमेंट करते हैं। वो पहन क्या रहे हैं, वो खा क्या रहे हैं, जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स, अपर क्लास क्या पहन रही थी, क्या खा रही थी, कैसे बिहेव कर रही थी, उस पे कमेंट। ये अंदर इंसान कैसा फील कर रहा है, अंदरूनी एहसासात क्या है, उन पे कमेंट कर रही। एक यहां सुपर नेचुरल का बहुत जिक्र आएगा। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान अपने सेंसेस से नहीं समझ सकता। प्रकृति में अपन कितने हैं, इतने। समंदर के बाहर मिट्टी का एक कण है, उसमें इतने से ही हैं, अपनी औकात इससे ज्यादा नहीं। अपनी औकात इससे ज्यादा नहीं है, तो कुछ चीजें इस नेचुरल जो फिनोमिना है उससे ऊपर उठ के सुपर या सुपरा नेचुरल कहा गया है। इस दुनिया से उस दुनिया तक, अब वो उस दुनिया कोई भी हो सकती है प्रकृति के अंदर। वो मिस्ट्री, वो चीजें भी यहां हैं। वो कॉलरिज में भी दिखती हैं, वो गॉथिक लिटरेचर में भी आपको दिखती हैं, वो प्री रोमांटिक के ग्रेवयार्ड स्कूल में भी आपको दिखती। और ये सुपरनेचुरल क्यों दिख रहा है, इसकी भी अपन बात करेंगे। एक तो कॉन्शियस, हमारी चेतना, एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस चेतना से तो अपन ने जो देखा वो समझा। सबकॉन्शियस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपन कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं पा रहे हैं, और जब कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं तो सुपरनेचुरल की कैटेगरी है। ये लोग इस सुपरनेचुरल पे, एक दूसरी रीजन ये भी था, ओपियम जब इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था तो इन्हें नशे की लत भी थी। उस नशे के चक्कर में ये दिमाग के जो जो बहुत डीप डाउन इमोशंस हैं उनकी बात भी कहीं ना कहीं करते नजर आते हैं। बाकी सुपरनेचुरल का जब हम इंग्लिश रोमांटिसिज्म पढ़ेंगे उसके अंदर भी इसकी बात आएगी। तो अब इसको एक डेफिनेशन अगर दें अपन रोमांटिसिज्म,
वो क्या हो सकती है? अब मैंने कहा था अपन अपने आर्ग्यूमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या था? मैंने कहा रोमांटिसिज्म इमोशन या इमेजिनेशन की बात है। आप मेरी नहीं मानो तो किताब की मान लो। लीगस एंड कज़ामिया की किताब है, जो आपने पढ़ी भी होगी, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हैं। तो लीगस एंड कज़ामियन की डेफिनेशन है रोमांटिसिज्म के ऊपर। और ये कहते हैं एक्सेंचुएटेड predominance of emotional life provoked and directed by the exercise of imaginative vision। कज़ामियन ने क्या कहा? एक्सेंचुएटेड, जोर दिया गया, प्रभाव, डोमिनेंस किसका? इमोशनल लाइफ का। और ये इमोशनल लाइफ को कवि कैसे बताएंगे? अपने कल्पनाओं, अपने इमेजिनेशन के विजन से बताएंगे। ये रोमांटिसिज्म की इस रूमानियत की डेफिनेशन। वैसे तो अब देखो, रोमांटिसिज्म की एक फिक्स डेफिनेशन समझने में समस्या बहुतों को क्यों आती है? 19-20 तो बात यही है। वो समस्या इसलिए आती है, इसकी 11,000 डेफिनेशन के आसपास एफ.एल. ल्यूकस दे चुके हैं। अब जब इसकी इतनी सारी डेफिनेशन दी जा चुकी हैं, क्योंकि इस रोमांस को अब आप जब अमेरिकन रोमांटिक्स पढ़ेंगे तो अमेरिकन रोमांस की डेफिनेशन ब्रिटिश रोमांटिक्स से अलग है। जर्मन रोमांटिक्स इसे कुछ और मान रहे थे। पुराने वक्त में रोमांस लैंग्वेज थी, वहां कुछ और है। आज का बॉलीवुड कुछ और मान रहा है। इसलिए इस रूमानियत की परिभाषाओं में भी बदलाव के बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। परीक्षा के हिसाब से अपने लिए ये चीज काफी है। ये एक बात, ये अपन ने चीजें समझ ली। अब इसकी जर्नी देखते हैं, कुछ एक हिस्टोरिकल रीजन समझते हैं इसके आने के। वो सब चीजें जब क्लियर होंगी, उसके बाद इसके जो फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स हैं, सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स हैं, इसमें नॉवेलिस्ट कैसे थे, इसमें एसेइस्ट कैसे थे, प्रोज राइटर कैसे थे, इन सब चीजों को एक एक करके देख लेंगे। इससे आपका रोमांटिसिज्म का खाका तैयार हो जाएगा और फिर उन क्वेश्चंस भी आपको कहीं ना कहीं देखते हुए आप तैयार कर सकते। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब रोमांटिसिज्म के आने की, इसकी बिगिनिंग की कहां से देख सकते हैं? तो बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म की शुरुआत कहां से? इस शुरुआत को देख, मैं एक कच्चा पक्का सा एक मैप ऐसे ही बना रहा हूं समझने के हिसाब से। ये फ्रांस है, सॉरी ये जर्मनी है, ये जर्मनी है, ये ब्रिटेन है, ये हमारे पास फ्रांस, और ये हमारे पास अमेरिका। इस रोमांटिसिज्म का कौन कौन सी कंट्रीज में कैसे कैसे दिखता है अपन को? सबसे पहले अपन को जर्मनी में दिखेगा, उसके बाद अपन को ये ब्रिटेन में दिखेगा, उसके बाद अपन को ये फ्रांस में दिखेगा, और उसके बाद अपन को ये अमेरिका में दिखेगा। सबकी डेट्स अलग अलग हैं। किसी कंट्री में, जैसे अपन ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर रोमांटिसिज्म अपन को 1798 के आसपास से नजर आके 1832 1837 तक अपन को दिख रहा है। इन कंट्रीज में अलग अलग दिखेगा। फ्रांस में
विक्टर ह्यूगो के वक्त सबसे प्रोमिनेंट था, और ला मिजरेबल नाम से जो वो नॉवल लिख रहे हैं, उसने तो सब कुछ बदल ही दिया था फ्रांस के लिटरेचर को, तो ये वहां दिख रहा है। जर्मनी के अंदर इसकी शुरुआत है। तो सबसे पहले अपन जर्मनी से पढ़ते हैं और जर्मनी में कारण भी देखते हैं कि जर्मनी में ऐसा उस वक्त क्या हो रहा था। तो सबसे पहले शुरुआत अपन जर्मनी से करते हैं। जर्मनी, पीछे जो अपन ने मैप में तीनों देश हैं आसपास हैं, यूरोप के हिस्सा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, उस तरफ अमेरिका। अब जर्मनी में रोमांटिसिज्म आने के सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या थे? तो एक तो अपन पॉलिटिकल रीजंस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटिक्स देख। पॉलिटिक्स में जर्मनी आज का एज ए नेशन देख रहे हैं, वो छोटे छोटे कबीलों में था, बहुत सारे स्टेट्स थे उसमें, और ये तर्क या फिर रीजन की बयार पूरी दुनिया में बह रही थी। जर्मनी में भी नियो क्लासिक्स थे, जो क्लासिक्स की बात करते थे, रीजन तर्क की बात करते थे। कि पूरी दुनिया का माहौल, अब जैसे आज के वक्त नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है। आप कोई सा भी देश उठा के देखिए, वहां नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद ही देख रहे हैं आप ब्रिटेन देख लीजिए लीजिए नेशनलिज्म है, इंडिया देख लीजिए नेशनलिज्म की बात है, यूएसए देख लीजिए नेशनलिज्म है, बाकी अब लड़ाइयां तो हो ही रही हैं, वो राष्ट्रवाद का ही। तो किसी चीज का एक दौर चला करता है, और उस दौर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसकी एंटीथीसिस हमेशा आती है। जर्मनी में छोटे छोटे नेशन स्टेट थे, लड़ाइयां भी आपस में थी, और दूसरे देश जैसे नेपोलियन वगैरह से, नेपोलियन वगैरह का खतरा हमेशा था। इन लोगों को यूनाइट होने के लिए अपने पुराने कल्चरल मिथ को तलाश करनी थी। तो जब तक ये मिथ को नहीं तलाश करेंगे, मिथ में क्या था? कॉमन मैन का जिक्र था, तर्क का जिक्र नहीं था। किसी चीज को अगर आपको आपस में प्रेम करना है, भावनाएं दिखानी है, वहां तर्क या दिमाग ज्यादा लगाओगे तो आपके वो रिश्ते बनेंगे नहीं। तो एक कहीं ना कहीं अंदर गुथा हुआ रीजन इस पॉलिटिक्स से था, एक एक तरह से यूनिटी की नीड थी। ये एक जर्मनी में बड़ा कारण था। ये सोसाइटी में भी दिखता है, सोशल कोज। और सोशल कोज के अंदर क्या था? आपका मिडिल क्लास था। भाई तर्क ने ऐसा समाज तो पैदा कर दिया, इसके पास पैसे आने लग गए, डॉक्टर लॉयर सब बन गए। मगर डॉक्टर लॉयर भी तर्क साइंस कितनी देर चलेगी? उनको भी भावनाएं चाहिए, उनको भी इमोशन चाहिए। थका हारा एक आदमी रात को 10 15 20 मिनट का कोई नॉवल पढ़ ले या फिर कोई मूवी देखना चला जाए, तो वो कहीं ना कहीं भावना में गुजरना बढ़ना चाहता है। और मिडिल क्लास की यही खास बात है, ये मिडिल स्टेटा इसका तभी है, ये ना इधर का है ना इधर का, इसके दोनों चीजें चाहिए। और इंग्लिश जो अपन ब्रिटिश लिटरेचर पीछे पढ़ रहे थे न्यू क्लासिकल के वक्त, अपन प्री रोमांटिक में थे तब बात कर रहे थे इस चीज की। मिडिल क्लास ने ही लिटरेचर को बदला। न्यू क्लासिकल की डायरी राइटिंग, नोवेल राइटिंग मिडिल क्लास की वजह से थी, क्योंकि इसे एंटरटेनमेंट के लिए चीजें चाहिए थी। अब ये तर्क से भी थक चुका था जर्मनी में, इसे भी कहीं ना कहीं इस यूनिटी की तलाश तो थी। तो जब ये बात थी, तो यहां इनके लिए एक तरह का एक कुछ कहानियां, कुछ चीजें लिखी जा रही है। इसे जर्मनी में कहा गया स्ट्रम एंड रैंग मूवमेंट। स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। इसमें क्या था? इसका सबसे इंपॉर्टेंट राइटर था गेटे, और गेटे का एक वर्क था सोरोज ऑफ यंग ब्रदर। एक जवान लड़के की कहानी जो किसी से प्रेम करता है, और उसे वो प्रेम नहीं मिलने की वजह से वो सुसाइड कर लेता। अब बताइए, ऐसी कहानी आपको पुराने जर्मनी के न्यू क्लासिक्स में मिल सकती थी क्या? या ब्रिटेन में मिल सकती थी न्यू क्लासिक्स में? वहां तो कल्पनाएं या फिर भारी इमोशन का जिक्र ही नहीं था, क्योंकि ये बेस फॉर्म मान रहे, तर्क के आगे भावनाएं कुछ भी नहीं। यहां ऐसे लड़के की कहानी लिखी, इस पर्सपेक्टिव से चीजें बदलना शुरू। और इसी जर्मनी में इन स्ट्रम एंड रैंग मूवमेंट के साथ जेना मूवमेंट आता है, और जेना मूवमेंट में एक बड़ा नाम था जिसे कहा गया फ्रेडरिक श्लेगल।
विल्हेम श्लेगल भी थे, श्लेगल ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। उस इंसान ने इन सब चीजों पे गौर करके एक टर्म कोइन किया, ये कहा गया रोमांटिसिज्म। अब ये सवाल आपसे रोमांटिक्स के बारे में कुछ 19-20 खोद के पूछे तो ये जरूरी सवाल है। ये अब ये मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं जर्मनी, फ्रांस और ये सारी चीजें इस हिसाब से बताऊं। ये चीजें जुड़ती जाती हैं एक दूसरे। अगर मैं जर्मनी की बात, स्ट्रमन रैंग मूवमेंट की बात, जेना मूवमेंट की बात नहीं करता तो ये फ्रेडरिक श्लेगल नाम का इंसान अपने पास नहीं आता। और रोमांटिसिज्म को कॉइन किसने किया, ये शब्द अपने पास नहीं आता, श्लेगल। तो श्लेगल ने अपने पास इन चीजों को कहीं ना कहीं ढूंढने में मदद करी। उसने दिखाया ऐसी बातें करने वाली चीज इस शब्द को रिप्रेजेंट कर रही हैं जहां कल्पनाएं भी हैं और जहां भावनाएं। ये एक बात रोमांटिक्स के बारे में, जर्मनी के रोमांटिक्स के बारे में। जर्मनी के रोमांटिक्स से अपन को परीक्षा में पूछे जाने वाली चीज, स्ट्रमन रैंग मूवमेंट कहां से था, ये जा सकता है। फ्रेडरिक श्लेगल के बारे में बात है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दो बातें हुई। तीसरा एक नाम आता है एस्थेटिक्स की दुनिया में, सौंदर्य शास्त्र कविता का जब अपन पढ़ते हैं उसमें नाम आता है इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। ये इतना डिसिप्लिन इंसान था, इसे पढ़ते वक्त ये नहीं मालूम पड़ता था कि अब वक्त, आज के पूरा दिन वक्त गुजर चुका है, इतना पढ़ाई में मशगूल। और ये जब आता था लौट के लाइब्रेरी से तो लोग समझते थे कि कांत आ रहा है, इसका मतलब 4 बज चुके। इसके आने के वक्त से घड़ी का टाइम चला करता था, इतना स्कॉलर आदमी। इसने एक वर्क लिखा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। या फिर आइडिया ऑफ ब्यूटी नाम से भी लिखा। इस इंसान ने कहा था प्योर रीजन नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप ये मान रहे हैं कि आप किसी चीज को समझ पा रहे हैं, वो आपकी गलती है। उस चीज के अंदर इतनी लेयर्स हैं, आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। इस दुनिया को, जैसे साइंटिस्ट ये कहते हैं दुनिया में ये है वो है, इतना सा जानते हैं हम, 1 या 2% इस दुनिया, 98% है वो हमें अभी एक्सप्लोर करी ही नहीं। तो कोई स्वीपिंग रिमार्क देना कि इस इंसान का एग्जिस्टेंस दुनिया में है, कोई सुपर पावर का नहीं है, ये फिजूल बातें होंगी, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है इन चीजों। हमें जब अभी जितना ज्ञान है 2 या 3%, उसके बेसिस पे अपन कमेंट करते हैं। तो कांत ने यही बात कांत कह के जा रहे हैं। तो कांत भी वापस भावनाओं का रुख करवा रहे हैं। देखो साहब, ऐसा ऐसा होता है, आप हर चीज रीजन पे मत रखो, आपको पता ही नहीं है रीजन क्या है। तो बताओ, यहां कहीं ना कहीं ये जर्मनी रोमांटिसिज्म की नींव रख रहा है या नहीं रख रहा? यहाँ की पॉलिटिक्स रख रही है, यहाँ का सोशल पोज रख रहा है, यहाँ स्ट्रमन रैंग मूवमेंट आ रहा है, यहाँ फ्रेडरिक श्लेगल रोमांटिसिज्म पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ इमैनुअल कांत आ रहा है। अपन को कहें कि पिछले कुछ एक वर्षों में, कुछ एक शताब्दियों में जो सबसे बड़ा थिंकर हुआ, का नाम आता है इमैनुअल कांत। तो कांत यहाँ आ रहे हैं, ये जर्मनी की बात। अब अपन ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी देखते हैं। फ्रांस में अपने पास क्या है? फ्रांस में रोमांटिसिज्म एज ए मूवमेंट तो ब्रिटेन के बाद आया, मगर इसने कुछ स्थितियों को बदलने की कोशिश। वो क्या थी? फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस के साथ सबसे पहली चीज जो फ्रांस को रेवोल्यूशन की तरफ लेके, अब वो रेवोल्यूशन को तरफ ले जाने वाली चीजें क्या थी? जैसे एक नाम अपने पास जीन जैक रूसो का आता है। और रूसो यह बात कहता है नेचुरल राइट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में रूसो कहते हैं इंसान जब पैदा हुआ तब से ही उसके कुछ हक हैं, उसका आप शोषण नहीं कर सकते, उसे आप दबा नहीं सकते। तो आप जिसे दबा नहीं सकते, ये बात लोगों को पता चल रही है। इस बात पे लोग अवेयर हो रहे हैं कि फ्रांस में उनका शोषण हो रहा है। हमने पीछे जर्मनी देखा है, अब अपन फ्रांस देखते हैं, फिर अपन इंग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि ब्रिटिश रोमांटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं फ्रांस में जो हो रहा था उससे भी प्रभावित था, और जर्मनी में जैसे कॉलरिज है,
कॉलरिज का पूरा रोमांटिसिज्म इमैनुअल कांत और श्लेगल ब्रदर्स की फिलॉसफी पे टिका हुआ है। वर्ड्सवर्थ है, शैले शैले का पूरा आइडिया आपको फ्रांस के रेवोल्यूशन के साथ दिखता है। वर्ड्सवर्थ और ये खुद भी फ्रांस के रेवोल्यूशन से प्रभावित थे, बाद में इन्होंने निगेट किया। दिस वाज द मूवमेंट कह के वो प्रिल्यूड में कमेंट करते हैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के ब्लडशेड से वर्ड्सवर्थ खुद को हटा रहे होते। तो यहां रूसो, नेचुरल राइट्स, इन लोगों के आइडिया से प्रभावित होकर फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में शुरू हो, इसमें कंसेप्ट आता है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। डेमोक्रेसी या कहें लोगों के शासन, लोगों के लिए, ये सब बातें सबसे पहले जहां से निकल के आई उस फ्रांस की क्रांति से आई। और आज इंडिया के संविधान में भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन बातों का जिक्र होता है, वो फ्रांस की ही देन है कहीं ना कहीं। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना फ्रांस दे के आ रहा है। इसमें अब देखिए कॉमन मैन जो हाशिए पे था वो साथ में आ रहा है। अब तो बैरियर्स थे लिटरेचर के, हाई क्लास लिटरेचर, लो क्लास लिटरेचर, कुछ ये कहा कि सब लोगों को समान होना चाहिए। जब सब लोग समान होंगे तो नेचुरल राइट्स वाली बात भी आएगी, लोगों के हक की बात भी आएगी, यहाँ जो नेचर के करीब लोग हैं उनकी बात भी आएगी। अगर किसी को हाशिए पे रखा गया तो उनके लिए क्रांति की बात भी आएगी। और रोमांटिक्स भी ये कर रहे हैं, वहां इंडिविजुअलिटी भी है, खुद की बात भी है, और खुद की बात के साथ साथ लोगों को साथ में उठाने की बात भी है। जैसे अपन इसमें पॉइंट पढ़ रहे थे डिफरेंसेस के, हमने यहां ये सब बातें करी थी, यहां एक पॉइंट और देख सकते हैं अपन, वो है इंडिविजुअलिटी, या इसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी, और इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच। यहां लिटरेचर एक, जो भी इंसान है दुनिया में पैदा हुआ, ह्यूमन नेचर उसका आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा। वो एक हायरार्की का हिस्सा है, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का। पहले ईश्वर है, उसके बाद खुदा के बाद एंजल्स हैं, एंजल्स के बाद भगवान है, उससे उस सिस्टम से छेड़छाड़ मत करो। ये नियो क्लासिक्स कहते हैं। ये कहते हैं हम ही अपुन ही भगवान है, जो भी सब चीजें हैं प्रकृति पूरी भगवान है। आम आदमी जहां रह रहा है वो सब भगवान है, और उसमें मैं भी, मेरा भी एग्जिस्टेंस है। तो सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अपनी बात, खुद की बात जब होगी तभी तो नीचे का तबका उठेगा, उसको कौन पूछेगा। तो उनको रिप्रेजेंट ये इस हिसाब से लोग करते नजर आ रहे हैं। तो यहां तक अपन ने चीजें समझी, ये फ्रांस में हो रहा है। अब अपन इंग्लैंड की तरफ आते हैं। इंग्लैंड या ब्रिटेन आप जो कहें, जो जिससे अपन समझ सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर अपन प्री रोमांटिक्स वाली क्लास से शुरू किया था अपन ने। तो प्री रोमांटिक्स में अपन ने एक तो इनक्लोजर एक्ट के बारे में पढ़ा था। इनक्लोजर एक्ट के बारे में समझा था। इनक्लोजर एक्ट ने क्या किया था, इस एक्ट ने जो चारागाह भूमि थी वो अमीरों को सौंप दी थी ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। अब गरीब शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, गांव देहात छूट चुका है, खंडर है। अब वो उस गांव को याद कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ गोल्ड्समिथ जैसे डेजर्टेड विलेज नाम से लिख रहे हैं कविताएं। इसी वक्त चैटरटन नाम से एक कवि हैं, वो लिख रहे हैं। इसी वक्त सीजन्स नाम से कविताएं कोपर की आ रही हैं। तो ये लोग अपने गांव देहात को याद कर रहे हैं। यहाँ भावनाएं पहुंच चुकी हैं लोगों के पास। और अपन ने एक थिंकर का जिक्र भी किया था यहाँ, एडवर्ड गिबन का। एडवर्ड गिबन वो सबलाइम का आइडिया देके जा रहे हैं कि खूबसूरती आपने फूल से देखी, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप पता ही नहीं है वो भी खूबसूरत है। उन्होंने कहा आपने टाइगर को देखा वो भी खूबसूरत, आपने शेर देखा वो भी खूबसूरत, आपने कोई खंडहर देखा, एंटीक चीज है वो भी खूबसूरत। तो आपने अभी तक आपके रीजन से चीजें समझ ही नहीं पाए हो। आप एक दूसरी तरह की खूबसूरती है, उसे भी आप समझो। वो आपके दिमाग में झकझोरो, आपके भावनाओं को थोड़ा खींचो, तब आपको दिखेंगे। तो ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, तो लोग प्रभावित हो। इसी वक्त अपने पास इंग्लैंड में टॉम पेन आ रहे हैं।
और वो लिख रहे हैं राइट्स ऑफ मैन। इंसान के हक क्या हैं, इंसान के राइट्स क्या हैं, उन राइट्स पे कौन बात करेगा? अब जब राइट्स की बात होगी तब कॉमन मैन भी वापस आएगा। कोई इंसान अगर हाशिए पे है तो उसे उठाओ, वो आपका हक है। तो इसीलिए इस रोमांटिक्स को एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं कि यहां बदलाव हुए। और क्रांतियां हैं, ये तर्क से नहीं होती, क्रांति भावनाओं से होती। तर्क होगा तो वहां प्रोटेस्ट होंगे, वहां एक डिसेंट्स होंगे, कायदे से चीजें होंगी। क्रांति बड़ी करनी है तो वहां भावनाएं जरूरी हैं आदमी की, ये भी चीज जरूरी। इसी वक्त अपने पास एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन भी आ रहा है। वहां एक आइडिया देते हैं वो लेज़र इज फेयर, यानी कि खुली इकोनॉमी, खुली छूट, खुला काम करो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी आदमी पे। वो पैसा कमाना चाह रहा है तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कमाए। तो हर चीज के बंधन टूट रहे हैं और इन्हीं बंधन को तोड़ना, इन्हीं हाशिए के लोगों को उठाना, इन्हीं कॉमन मैन गरीब की बात करना ही रोमांटिक है। और इन्हीं कॉमन मैन के पास तर्क नहीं, भावनाएं हैं। इन्हीं भावनाओं की बात रोमांटिक। तो ये लेजेस फेयर आ रहा है, वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ बात कर रहे हैं। ऐसा ही अपन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन पढ़ रहे हैं, वॉलस्टोन क्राफ्ट का। वो महिलाओं के हक की बात कर रही हैं इसी टाइम पीरियड में। तो जो भी तबका है, बीट फीमेल, बीट कॉमन मैन, बीट जो भी कोई दबाया कुचला इंसान है, सबके बारे में बात हो रही है और सबको कहीं ना कहीं ऊपर उठाने की हद तक बातें करी। हर जगह हो रहा। आप अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? ये जो कॉलोनियल रूल था, इससे छुटकारा पाने के लिए लोग क्रांति कर रहे हैं। तो अब देखिए उस तर्कनुमा जिंदगी से सब बाहर आ रहे हैं। तर्क ने तो क्या दिया? फ्रांस की क्रांति दी, इंडिपेंडेंस के लिए लोग जूझ रहे थे, मिल नहीं रहा था। तर्क 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 की वजह से दुनिया सही होती तो इन्हें क्रांतियां करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? इमोशन, लोगों से जुड़ाव, अब ये जरूरी है, तर्क जरूरी नहीं है। तो पूरा सिस्टम ही उल्ट रहा है, हर चीज पलटी जा रही है। और ये अपन ने सबसे समझा, एडम स्मिथ से समझा, टॉम पेन के राइट्स ऑफ, सॉरी एडवर्ड गिबन मैंने गलत लिखा, एडवर्ड बर्क, एडमंड बर्क थे ये, एडमंड बर्क, एडमंड बर्क का सबलाइम का आइडिया। गिबन का तो डिक्लाइन एंड हिस्ट्री ऑफ, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर था। यहां एडमंड बर्क का आइडिया है सबलाइम। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इन सब के ऊपर बातें हो रही। तो जब ये सब चीजें चल रही हैं, उस समाज में तर्क कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर। और जब तर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दिमाग हटेगा, दिल, दिल इंसानों से जुड़ाव, दिल इंसानों को ऊपर उठाना, दिल कॉमन मैन के पास की बात करना, नेचर की बात करना। ये मोटा मोटा रोमांटिसिज्म के बारे में एक हल्की सी बात थी, जिसे अपन ने अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग देशों में क्या था उसके हिसाब से समझा। अब एक बात और कर, अब हम कुछ पोएट्स हैं। अब यहां लिटरेचर कैसा है, कैसी कैसी बातें हो रही, उसको भी थोड़ा समझने की। जैसे अपने पास ओल्डर रोमांटिक्स हैं, ओल्डर रोमांटिक्स में या फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स, इनमें अपने पास वर्ड्सवर्थ है, इनमें अपने पास कॉलरिज है, इनमें अपने पास, अब यहां दो नाम का जिक्र चलता है, एक तो सदे का चलता है और एक विलियम ब्लेक का चलता है। कई बार विलियम ब्लेक को प्री रोमांटिक्स में मान लिया जाता है। और ये तीनों लेक पोएट्स थे जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है इंग्लैंड का, वहां एक एरिया के पास ये रहते, तो इन्हें लेक पोएट्स कह दिया गया था। तो ये लेक पोएट्स होने की वजह से इन्हें एक ग्रुप में रख के फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स कहा गया। इसमें आप विलियम ब्लेक का नाम भी ऐड कर सकते हैं।
कई किताबें ब्लेक को प्री रोमांटिक्स में मानती हैं। अब इनको अलग अलग अगर समझें अपन तीनों को, तो इनकी राइटिंग में क्या दिखता है। वर्ड्सवर्थ की जैसे अपन ने बात करी, ये क्या बात करेंगे, इनकी कविताओं में नेचर कैसा है, ये नेचर के करीब गए, नेचर के करीब रहने वाले लोगों को देखा और उन लोगों को देख के ये इंसान कैसा फील कर रहा है, तो नेचुरल चीजों को देख के ये सुपर नेचुरल अनुभव कर रहा है, खुदा की तरह महसूस कर रहा है, इसे कहीं ना कहीं अध्यात्म की प्राप्ति हो रही है और उसे ही ये पैंथेइज्म कह सकते हैं। पैंथेइज्म ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब, और इसी पैंथेइज्म को फिर जॉन रस्किन ने नाम पैथेटिक फैलेसी दे दिया था। तो ये पैंथेइज्म हर निर्जीव चीज में वो सजीवता वाली चीज का एहसास करना, वो पेड़ फूल पत्ते जो बातें करते नजर आ रहे हैं, उनको देख के वर्ड्सवर्थ का आय, स्ट्रॉन्ग आय, खुद क्या फील कर रहा है स्ट्रॉन्ग, वो प्रकृति खुश है तो ये भी खुश है। जब लंदन की गलियों से घूमता है तो उसे प्रकृति उदास नजर आती है, लंदन को ये लगता है कि इंडस्ट्री ने खत्म कर दिया, तो वर्ड्सवर्थ भी उदास हो रहा है। तो नेचर ऐसा है। बाहर फूल पत्ती को देख के इसके मन में क्या जगह है, कॉमन मैन को देख के इसके मन में क्या जगह, इसकी कविताओं में कॉमन मैन की बात, बच्चे की बात, गरीबों की बात, प्रकृति से करीब रहने वाली खूबसूरत औरतों की बात, ये सब चीजें। और इसीलिए इसको वर्ड्सवर्थ ने ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है, सॉरी कीट्स ने ईगोटिस्टिकल सबलाइम। मैं वही सारी चीजें बता रहा हूं जो परीक्षा में पूछी जाती आई है और पूछी जा चुकी। अब अगर आप ये कहें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो ये सारा मामला इंपॉर्टेंट ही चल रहा है, वही चीजें मैं बता रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज नहीं बता रहा हूं जो परीक्षा में ना पूछी जाती हो। अब आपके ग्रेड 2 के हिसाब से ये चीजें हो सकता है इतने डीप से ना जाएं, मगर आपके सुनने में कोई हर्ज नहीं है अगर सुन ले, और बाई चांस परीक्षा के पैटर्न बदलते में इस कहानी को आप सुन के 2 सवाल सही करके आते हैं, अगर आ जाए ऐसा, तो आपके लिए कहीं ना कहीं कायदे की बात है। ईगोटिस्टिकल, ईगो से भरा हुआ सबलाइम। ईगो क्यों? हमेशा अपनी बात करते हैं, प्रकृति को देख के प्रकृति की बात नहीं कर रहा, अपने ऊपर ले रहा है कि मैं क्या सीख रहा हूं इस नेचर से, मैं क्या सीख रहा हूं इन गरीब लोगों से। ऐसी पैंथेइज्म की भावना वर्ड्सवर्थ की कविताओं। कॉलरिज, कॉलरिज एक रोमांटिसिज्म की जो थ्योरी देने का काम कर रहा है कविता की, जो इंसान, वो कहीं ना कहीं कॉलरिज कर रहा है। कॉलरिज कविता को बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर कैसा? कॉलरिज कविता को इमेजिनेशन और फैंसी की बात कर रहे हैं। उस इमेजिनेशन और फैंसी को देख लेते हैं, उससे कई बार सवाल आते हैं। इनकी कविताओं के नाम तो आप पढ़ते आएंगे ही, जो अपन ने बुक में ऐड कर रखे हैं उनसे आप पढ़ेंगे, इनका जो कंसेप्ट है वो समझ लेते। इनका एक वर्क आया था बायोग्राफिया लिटरेरिया, 1817 में, और उसका चैप्टर 13 में इन्होंने बात करी थी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन भी 2 तरह की बताई इन्होंने, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इन्होंने कहा प्राइमरी इमेजिनेशन है सबके पास। कैसे है सबके पास? मैं एक पेड़ को देखता हूं, पेड़ को देखते ही मुझे क्या ख्याल आया, मैंने पेड़ का तना देखा, मैंने शाखें देखी, मैंने पत्तियां देखी और एनालाइज किया, अच्छा ये पेड़ है। तो ये आपस में मिला के देखने वाली चीज सबके पास है। ये भगवान ने ये सेंसेस, इंद्रियां सबको दी हैं, वो इंद्रियों को काम में लेके हाथों हाथ समझ जाएगा इंसान कि पेड़ दरअसल में है क्या चीज। समझ लिया? सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? इस प्राइमरी इमेजिनेशन को तोड़ के समझने की बात। आपने पेड़ को एनालाइज किया, अब आप पेड़ के अंदर अगर कवि हैं तो आप क्या ढूंढेंगे? ये पेड़ है, ये उम्मीद का नाम है, पेड़ आशाएं हैं। पेड़ ने हजारों साल, 100-200 साल की जिंदगी काटी है, इसने वो पत्थर, पानी, पहाड़ सब देखे हैं। ये सबसे हमारे गांव का बूढ़ा दरख्त है, सबसे बुजुर्ग आदमी। ये सेकेंडरी इमेजिनेशन है। तो सब सोच रहे हैं, पहले वाली को जोड़ तोड़ के कुछ नया बनाया, वो सेकेंडरी ने बनाया। ये कविता है। एक ये बात, ये चीज, वैसे तो कंसेप्ट इनके ऊपर एक पूरी क्लास चल सकती है प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन पे, कॉलरिज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर अपन सिर्फ इतना समझ रहे हैं अभी कि इनके कॉन्सेप्ट को हल्का हल्का पकड़ा जाए, इससे आप आपके एग्जाम का जिस हिसाब का
तरीका है उस उतना आप समझ पाए, क्योंकि पहले सवाल तो आपसे यही बन जाते हैं कि इमेजिनेशन का आइडिया किसने दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात किसने करी, चैप्टर कौन से में करी, बायोग्राफी या लिटरेरिया में करी। अब एक वर्ड और कॉइन करते हैं, फैंसी। फैंसी को बोलते हैं एसोसिएटिव पावर। एसोसिएशन है इसमें, इसमें चीजों का जुड़ाव है। सेकेंडरी इमेजिनेशन को तो क्या बोलते हैं, इम्प्लास्टिक पावर। ये तो प्राइमरी इमेजिनेशन जो हर कोई सोच सकता है उसको खींच के बढ़ाने का प्लास्टिक की तरह काम करने वाली चीज सेकेंडरी इमेजिनेशन तोड़ तोड़ करती है, ये एसोसिएट करती है। एसोसिएट कैसे, एक कवि ने घोड़े के ऊपर इंसान का चेहरा लगा के दिखा दिया, सिर्फ जुड़ाव है, कुछ नया तो है मगर सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। सरप्राइज एलिमेंट सेकेंडरी इमेजिनेशन ही देगी कविता में। ये कॉलरिज 19-20 बातें कर रहे हैं। सदे है, इन्होंने एक वर्क लिखा था, ए विजन ऑफ जजमेंट। जजमेंट, और इस 1821 में, और इस विजन ऑफ जजमेंट में इन्होंने कैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री की बात करी थी। और इसमें बायरन को, शैले को, इनको इंक्लूड किया। बायरन और शैले को क्यों किया, बायरन और शैले को ये रेवोल्यूशनरी कवि मान रहे थे कि ये जॉर्ज थर्ड है रेजेंसी पीरियड में, जो मेंटली डिस्टर्ब थे, तो उन्हें एक रेजेंट किंग जॉर्ज द फोर्थ को लाया जाता है, इनको हटा दिया जाता है, तो उन्हीं के लिए कविता लिखी गई थी। और उसमें ये लोग बायरन और शैली उस जॉर्ज द थर्ड का विरोध कर रहे थे कि बकवास राजा, कुछ काम हो नहीं रहा, और ये रेवोल्यूशन, बदलाव की बात कर रहे थे। बायरोनिक हीरो और ये सब इन्हीं की बातें। बायरन और शैली समझते वक्त इस बात को समझेंगे। तब बायरन पलट के द विजन ऑफ जजमेंट लिख रहे हैं, और इस पे, इसकी चापलूसी पे कमेंट कर रहे हैं, सदे की चापलूसी, द विजन। ये रिपार्टी उस वक्त चला करती थी कवियों में, नियो क्लासिकल्स में भी अपन ने देखा था, एक ने कमेंट किया और उसके ऊपर दूसरे ने पलट के पलटवार किया। ये चीजें द विजन ऑफ जजमेंट में 22 में ये बायरन लिख रहे हैं, विजन ऑफ जजमेंट सदे ने लिखा। विलियम ब्लेक सिंबोलिज्म का बहुत बड़ा नाम, रोमांटिक, खूब सारे सिंबल यूज, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। लंदन पोएम लिख रहे हैं, वहां ये कहते हैं माइंड्स फोर्ज्ड मैनकल्स, माइंड्स फोर्ज्ड मैनकल्स, कि दिमाग पे लगी हुई हथकड़ियां। लंदन शहर को इंडस्ट्री और ये सब देख के कहते हैं कि अब तो यहां लगता ही नहीं है कि ये शहर वैसा बचा है, यहां तो हर दिमाग पे हथकड़ी है, हर चीज पे सर्विलेंस है, हर चीज को नापा तोला जा रहा है, इंसान कोई बात कर ही नहीं पा रहा है, तो नेचर से नजदीकियां थी वो सब हट चुकी। और ये थेम्स के लिए भी कहते हैं चार्टर्ड थेम्स, थेम्स को भी व्यापार बिजनेस के लिए चार्टर कर दिया गया है, प्रकृति को बर्बाद किया जाने लग रहा है। ये विलियम ब्लेक के सिंबल्स बात करते हैं। ऐसे अपन को जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स हैं ये दिख रहे हैं। ये लोग, इनमें एक खास बात आपको दिखेगी, इन लोगों के पास इमोशंस है वो एक्सेसिव है, बीट वर्ड्सवर्थ, बीट कॉलरिज, बीट ब्लेक, बीट सदे। सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स है, इमोशंस तो उनके पास भी हैं, पर वो एक्सेसिव रेवोल्यूशनरी है, वो दुनिया को बस हाथों हाथ बदल देना चाहते हैं। ये लोग तो थोड़े वक्त बाद वर्ड्सवर्थ वगैरह अपने प्रिल्यूड में फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके ब्लड शेड से कहीं ना कहीं इतर आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट इनिशियल स्टेज में ये भी रेवोल्यूशन की तरफ है, अगर ये थोड़े काम कंपोज्ड, इस तरह के रोमांटिक्स अर्ली फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स कैसी है? सेकेंड जनरेशन, इसमें आपके पास शैले है, इसमें आपके पास बायरन है, इसके में आपके पास कीट्स है। शैले को पहले देखें, शैले की जिंदगी को अपन समझें तो विलियम गॉडविन से बहुत प्रभावित थे, एथीस्ट आदमी थे, और इसी एथीज्म की वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया जाता है, और उन्होंने एक पैम्फलेट लिखी थी, नेसेसिटी ऑफ एथीज्म।
नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। इस नेसेसिटी ऑफ एथीज्म लिखने की वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया गया। ये बात शैले के बारे में। इसी वक्त ये क्वीन मैब लिख रहे हैं। ये जितना भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन है, धर्म पे कमेंट कर रहे हैं। ये पेटरलू मैसेकेर पे जो 1819 में इंग्लैंड में हो रहा है, जो वर्कर मजदूर लोगों को कुचल दिया गया था, के ऊपर भी मास्क ऑफ एनार्की लिख रहे हैं। ये इंसान वेस्ट विंड लिख रहा है। वेस्ट विंड का क्या पर्पस है कि अब शांति है तो क्रांति की बयार लाने वाली वो हवा कब बहेगी, वो वेस्ट विंड कब आएगी जो क्रांति पैदा करेगी और इंग्लैंड को बदल के चली जाए। ये शैले का एटीट्यूड। एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी पोएट, सॉरी शैले। बायरन, बायरन का सबसे एक समझने वाला कंसेप्ट वो है बायरोनिक हीरो। हमने हीरो लिटरेचर में कैसे पढ़े थे, एक सिस्टम बनाया गया, उसमें हीरो कैसा है, वो एक हीरोइन है, उसको बचाएगा, वो समाज का भला करेगा, वो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की हद रखेगा। बायरोनिक हीरो टोटली डिफरेंट, वो मूडी है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा समाज उसके बारे में क्या सोच रहा है, सोसाइटी उस तर्क को खत्म कर चुका है। वो हमेशा जर्नी पे है, कहीं घूम रहा है, जैसा बन पड़ रहा है वैसा काम कर रहा है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा फील अच्छा करवा रहा है, नहीं लग रहा तो उस सिस्टम से हटके परे चला जा रहा है। एक मूडी हीरो है। जो पुराने हीरो हुआ करते थे वैसा बायरन का हीरो नहीं। एक का एटीट्यूड भी है बायरन में। बायरन की कविताओं में खास बात ये रही है, ऑगस्टन अप्रोच भी है बायरन में, न्यू क्लासिकल अप्रोच। वो क्या है, इनकी कविताएं मीटर और राइम में है, हेरोइक कपलेट में लिख रहे हैं, मगर एटीट्यूड वही है। और बायरन को तो अपने दौर का ऐसा इंसान था कि इनकी कॉपीज, इनकी कविताएं पढ़ने के लिए वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन्हें कहा जाता है। और इनकी कविताओं को पढ़ने के लिए लड़ाइयां हुआ करती थी कि एक कॉपी नहीं मिल पा रही है कभी। और यही केस हिंदुस्तान में अपन देखें तो अपने पास मजाज नाम से एक शायर हुए थे। मजाज का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये बताते हैं कि उनकी उसी वक्त वो वहां खुद पढ़ रहे थे, उनकी जब किताब आती थी लाइब्रेरी में आपस में स्टूडेंट्स में लड़ाई होती थी कि वो किताब किसको मिले पहले, कौन पढ़े। ऐसा ही बायरन का चार्म था रेजेंसी एरा के अंदर। रेजेंसी एरा का जिक्र आएगा तो आगे और बात। अगला नाम कीट्स का है। कीट्स की एक तो डेट्स आपको सब इसके ओड हैं वो सीक्वेंस में ध्यान रहने चाहिए, 6 के 6। और जिसे 1819 में जब लिख रहे हैं तो उसी ईयर को बोलते हैं एनिस मिराबिलिस, ईयर ऑफ वंडर। उस एज में एनिस मिराबिलिस, ये इस एज में लिख रहे हैं, इस ईयर में लिख रहे हैं। इनके 6 ओड हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस में सवाल आ जाते हैं कई। शैले के इंपॉर्टेंट वर्क हैं, पे नजर रखनी है, डीप में नहीं पढ़ना। बायरन के 2-3 नाम है, डॉन युआन वगैरह सब, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज वगैरह, इनके 2-3 के नाम याद रखने हैं। इनके 6 तो ओड के नाम हैं। एक आपके सिलेबस के अंदर कविताएं चलती हैं, जैसे पहली लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ये ध्यान रखनी है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एंडीमियन की पहली लाइन इज जॉय फॉर एवर, ये ध्यान रखनी है। एक इनका आइडिया है नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? निगेट करना किसको? खुद को, आय को। खुद को निगेट करना और खुद को किसी चीज को सौंप देना। कैसे? कीट्स ये मानते हैं इस दुनिया में बहुत सी मिस्टीरियस चीजें, बहुत सी चीजें हैं जिन्हें लॉजिक से आप नहीं समझ सकते। तो जब किसी चीज को आप लॉजिक से नहीं समझ सकते तो कैसे समझोगे? तो कीट्स कहते हैं समझने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को उस वहम से निगेट कर दो और मिस्टीरियस चीज निकल रही है तो उसमें शामिल कर लो। मजा जिंदगी का इसी नेगेटिविटी, इसी कैपेबिलिटी में है
कि खुद को निगेट कर दो और जो मिस्ट्री है, कि जो मिस्ट्रीज जो दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं उस हिस्से में शामिल कर लो, खुद को कैपेबल बना लो। वैसा जैसे कीट्स खुद को कंपेयर कर रहे हैं नाइटिंगेल से, नाइटिंगेल जैसा ही वो सोच रहे हैं, जैसा वो पक्षी बिहेव कर रहा है वो उनके जैसी सी बात है, नाइटिंगेल उनके दुख में शामिल है। अब वैसे तो ये चीज पॉसिबल नहीं। अगर कीट्स कह रहे हैं दुनिया को लॉजिक से मत समझो, दुनिया में के जो सरप्राइज है, मिस्ट्री है, उसमें खुद को शामिल कर लो, जिंदगी का मजा उसी में। तर्क ढूंढोगे तो कोई चीज नहीं मिलेगी, खुशी मिलेगी नहीं। तो ये वाली बात कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी। ऐसा ही चीजें कीट्स के, जैसे अपन ने एक दो कमेंट पढ़ के आ चुके हैं पीछे, कविता फूल पेड़ पे पत्तों की तरह नहीं आए तो उस कविता का आना बेकार है, ये पीछे पढ़ा था अपन ने, जो अपने दोस्तों को उन्होंने लेटर भेजे थे उसमें इन्होंने ये बात करी थी। अब अपन इसके अंदर जो समझने वाली बात है, अपने पास सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स हैं, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स हैं, अब अपने पास इस दौर में नॉवेल राइटिंग भी। नॉवेल राइटिंग क्या है? यहां नॉवेल्स कैसी लिखी जा रही? एक तो हिस्टोरिकल नॉवेल, दूसरी डोमेस्टिक या रेजेंसी एरा की नॉवेल, तीसरी गॉथिक। हिस्टोरिकल नॉवेल में वेवरले नॉवेल्स हैं वॉल्टर स्कॉट की, अब इन नॉवेल्स में रोमांटिसिज्म कैसे? हिस्टोरिकल नॉवेल क्या है? हिस्ट्री के किसी एक इवेंट के ऊपर काम करना और राइटर अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से उस इवेंट को मोल्ड कर देगा। जैसे जैकोबाइट रेबेलियन पर कोई नॉवेल लिखी जा रही, उसको वॉल्टर स्कॉट अपने सोच समझ के हिसाब से उस इवेंट को जज कर लेंगे, बना लेंगे। तो हिस्ट्री के किसी इवेंट को पकड़ना और कवि के भावों के हिसाब से उसे ढाल दिया, और उस जिस समाज में, जैसे रोमांटिक एज में लिख रहे हैं तो रोमांटिक समाज की समझ या भावनाओं के हिसाब से डाल दिया। तो यहां भावनाएं हिस्ट्री के तर्क के हिसाब से उस सीक्वेंस में नहीं, यहां प्लॉट है वो कवि के खुद के भाव और उस पीरियड के इमोशन के अकॉर्डिंग चल रहा। जैसे इनकी नॉवेल्स हैं, वेवरले मैंने कहा, इवान होय नाम से है, रॉब रॉय है, आर्ट ऑफ मिडलोथियन है, बस 4-5 चीजें आपको ध्यान हो, ये मोटा मोटी पता हो हिस्टोरिकल नॉवेल्स किसकी, ये खास बात है वेवरले नॉवेल्स की। डोमेस्टिक नॉवेल, जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन की नॉवेल्स, 6 नॉवेल, उनको सीक्वेंस जरूर ध्यान रखनी है जेन ऑस्टिन की नॉवेल्स की। आपसे अंदर से सवाल पूछा ना जाए मगर कम से कम वो चीजें आपको ध्यान रखें, इनके नॉवेल्स के टाइटल। जैसे अपने पास एक नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसमें अपन को ये कैसे दिखता है। एक नॉवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, यहां इन नॉवेल्स का जो सेटिंग है वो कंट्री साइड दिखाया जाएगा आपको, देहात में एक अमीर इंसान, जमींदार, उसकी हवेली है, वो शादी एक कायदे की एक घरेलू लड़की से करना चाहता, और यहां घरेलू लड़की भी जैसे जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ का कैरेक्टर है, वो तब तक डार्सी नाम के इंसान को एक्सेप्ट नहीं करती जब तक वो उसके इमोशंस को समझ नहीं पाता। तो यहां हीरोइन है रोमांटिक एज की, वो उस हाशिए से पे रखी जाने वाली ना समझ के मेन स्ट्रीम में आ रही है, वो बात कर रही है वैसी मेल से, मेल काउंटर पार्ट, वो सीधा सीधा बात करने की कोशिश कर रही है। यही तो रेवोल्यूशनरी नेचर तो था रोमांटिक्स का, जो तर्क वाली फालतू चीजों को तोड़ के कहीं ना कहीं एक अपने वजूद की बात कर रहा है, अपने रूह और अपनी रूमानियत की बात कर रहा है, और वो प्राइमरी है, उस पर रखा जा रहा है। ये डोमेस्टिसिटी की बात जेन ऑस्टिन की नॉवेल में, या सेंस एंड सेंसिबिलिटी जैसे इनकी नॉवेल का टाइटल है, कि कुछ हद तक तो आपका सेंस, तर्क भी ठीक है, एक बाद आपकी सेंसिबिलिटी, आपके इमोशंस, दोनों का कॉम्बिनेशन जिंदगी है, ऐसा रोमांटिक्स में। रेजेंसी क्या? ये रेजेंसी पीरियड था 1811 से लेके 1820 के बीच। इसमें जॉर्ज द थर्ड राजा थे, जॉर्ज थर्ड हैं, वो राजा थे। अब जॉर्ज के साथ दिक्कत ये थी, बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, बिकॉज ऑफ
certain ailments, he was not able to properly run the government or run the parliament or run the kingdom. तो इनके साथ प्रॉपरली चला नहीं पा रहे थे, तो इनको हटा के एक रेजेंट किंग बनाया गया, जॉर्ज द फोर्थ को। वो 1811 से 20 तक रहा जॉर्ज द फोर्थ। उस टाइम पीरियड में जो चीजें लिखी गई उनको रेजेंसी पीरियड कहा। इस रेजेंसी पीरियड में फैशन में क्या चीजें थी, जैसे आप देखते हो कोई भी यूरोपियन मूवी देखते हो तो उसमें लेडीज के लॉन्ग गाउन्स, वो रेजेंसी पीरियड का फैशन था। मैन है वो टाइट ब्रीचेस और जो कोटी नुमा चीजें पहनते थे, ऊपर से टोपी लगा रखी है, वो रेजेंसी पीरियड का फैशन। यहां इसमें पैसे वाले जमींदार साहूकार भी हैं कहीं, वो आपको खेत खलिहान में भी दिख रहे हैं, उनका फैशन भी ऐसा ही है। तो ये तो एक रेजेंसी उस राजा के नाम पे चीज बताई गई थी। यहाँ डोमेस्टिक नॉवेल्स, घरेलू एहसास, जज्बात, इमोशन, उनके ऊपर भी कमेंट है, ये सब बातें। एक गॉथिक अपन प्री रोमांटिक में पढ़ा था, और गॉथिक का मैंने आपको टेलीग्राम पे अलग से एक वीडियो शेयर किया था। तो उस गॉथिक में आपने चीजें, हमने गॉड, ट्राइब और इन सब चीजों के बारे में बात करी थी। इस गॉथिक में एक चीज समझने वाली है, ये भी रेवोल्यूशनरी नेचर की एक तरह से वो थी नॉवेल्स। फीमेल का रिप्रेजेंटेशन गॉथिक नॉवेल्स ही कर रही थी। फीमेल को लिखने की इजाजत, जो सौंदर्य शास्त्र बनाया गया था वो नॉवेल लिखने का पुरुषों का बनाया हुआ है। एस्थेटिक्स है नॉवेल का, वो पुरुषों का है। मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्की जो भी कह सकते हैं आप। गॉथिक ने फीमेल को स्पेस दिया। जैसे मैरी शेली लिख रही हैं फ्रैंकेस्टाइन, टीबी शेली की वाइफ फ्रैंकेस्टीन। फ्रैंकेस्टीन में साइंटिफिक टेम्परामेंट का जिक्र है, एक डेमन, एक बारबेरियस क्रिएचर का जिक्र है, जिसे साइंस ने बनाया है। ऐसी चीजें मेल के हिस्से नहीं थी। कैसल ऑफ ओट्रांटो वगैरह किसी ने लिखी थी, मगर एकदम डीप डाउन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्रूटैलिटी, इन चीजों का जिक्र फीमेल कर रही है, क्योंकि उसके साथ वैसा हो रहा है। और वो मेल वर्ड की जो राइटिंग टेक्निक है उनसे हटके गॉथिक में यूज कर रही है। ये एक गॉथिक का हिस्सा है। तो इस तरह की नॉवेल्स आपको दिख। अब आप प्रोज देखेंगे, प्रोज कैसा है। प्रोज में जैसे अपने पास चार्ल्स लैम्ब है, अपने पास हैजलिट है, अपने पास डी क्विंसी है। लैम्ब के ऐसे क्या हैं, आर्केइक। इनकी लैंग्वेज बड़ी आर्केइक है, पुराने जमाने की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। पर्सनल एसेज हैं। रोमांटिसिज्म में पर्सनल, खुद की बात बहुत ज्यादा है, खुद की भावनाओं की बात बहुत ज्यादा है। जैसे एसेज ऑफ एलिया, ये लैम्ब का है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये लैम्ब का है। हैजलिट क्या है, हैजलिट के ऐसे प्लेन स्टाइल बोला जाता है इनकी राइटिंग को। ये कैसे लिख रहे हैं, लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब है, मोरल प्रीचिंग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हैजलिट है, वो मोरल प्रीचिंग में ज्यादा विश्वास। जो गट्सो नाम की टेक्निक है इनकी, उसमें मानते हैं या तो कोई चीज आपको पसंद है या नहीं, नहीं है तो उस पर कॉमेंट कर, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो मोरल प्रीचिंग इनमें ज्यादा है। यू कैन सी इम्पैशन्ड एसेज हैं, इम्पैशन्ड एसेज, पैशन से भरे हुए ऐसे। जैसे इनका एक ऐसे है, कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर, ओपियम खाने वाले इंसान की कन्फेशन। इस तरह के ऐसे पहले नहीं थे, ये पर्सनल टोन है। पैशन से लबरेज एसेज। ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ऐसे। रिफ्लेक्शन ऑन लेक पोएट्स, ये ऐसे है फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे के, अब जो कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर लिख रहे हैं, तो इंग्लिश ओपियम ईटर में ओपियम जब इंट्रोड्यूस हुई थी इंग्लैंड में, तो ये इन लोगों को दर्द से राहत मिल देने के लिए उस दवाइयों में यूज किया जाता था। इन लोगों को लत पड़ गई उसकी, और ये अपने सबकॉन्शियस और भावों को एक्सेस में बताना शुरू कर दिया। ये भी एक रीजन था रोमांटिसिज्म, टेक्निकल चीज कोई समझे तो। उस ओपियम का जिक्र इसलिए इनकी कहानियों में, जैसे कॉलरिज में ओपियम का जिक्र बहुत आता है, जैसे फ्रीक्वेंसी ओपियम की बहुत बात करते हैं। तो ये सब चीजें फ्रीक्वेंसी के बारे में, इनके 2-3 एसेज का आपको नाम ध्यान रखना। जैसे हैजलिट में प्लेन स्टाइल में अपन ऑन गोइंग जर्नी का ऊपर
सॉरी, गोइंग ऑन अ जर्नी, जर्नी है, टेबल टॉक है, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज है, इंडियन जगलर है। दो चार नाम जो आपके एमए के सिलेबस में या कहीं आपको कोई सिलेबस में दिख रहे हैं बीए के में, तो वहां वो याद कर लो। अदरवाइज मोटा मोटी कोई इतनी चीज आपको समझने के हिसाब से इनकी, तो हमने रोमांटिसिज्म को लगभग पूरा खोल के समझने की कोशिश करी। अब जो आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो मैंने कंटेंट दे रखा है, उससे सारे के सारे बनते नजर आएंगे। एक क्वेश्चन पहला इसलिए देखते हैं, उसमें एक चीज खास ये, literary historians generally agree that neoclassical age concludes 1798 with the grounding publication of which work by Wordsworth and Coleridge। तो इसमें ऑप्शन सी है लिरिकल बैलेड। अब एक चीज समझने की बात, ये बैलेड क्या है, इंग्लैंड में इनको रिवाइव क्यों किया जा रहा है, ये खास बात। देखिए, एक बुक थी थॉमस पर्सी की, रेलिक्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, 1765 में आई थी। ये एक बिशप थे थॉमस पर्सी, 1765 में इन्होंने एक बुक लिखी रेलिक्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें पुरानी जो भी आर्ट फॉर्म है उसको रिवाइव किया गया, और वहां निकल के आई बैलेड। ये बैलेड कौन, क्या चीज है? बैलेड जो किसान मजदूर खेत में काम करते वक्त कहानियों को गुनगुनाया करते थे, वो बैलेड था। रोमांटिक्स को ऐसी ही चीजें तो चाहिए थी जो मिडिल एजेस में इंसान के करीब की चीजें हो, तो रोमांटिक लिटरेचर में बैलेड और लिरिक कविता का बहुत जिक्र है। मगर यहां एक सवाल ये आता है, और इसकी देन पर्सी को जाती है। पर्सी के वर्क्स कीट्स भी पढ़ रहे हैं, ला बैलेड एम्सन्स मर्सी लिख रहे हैं, पर्सी के वर्क को पढ़ रहे हैं, पर्सी कॉलरिज भी पढ़ रहे हैं। तो इस पर्सी को खूब पढ़ा गया और इसके ऊपर ये बैलेड फॉर्म है, इस पे पढ़ना लिखना लोगों ने शुरू। अब यहां एक सवाल आता है, सवाल क्या है, अपन जब ये पढ़ते हैं लिरिक पोएट्री और नैरेटिव पोएट्री, नैरेटिव पोएट्री में अपन क्या देखते हैं, एपिक देख रहे हैं, बैलेड देख रहे हैं। लिरिक में अपन सोनेट देख रहे हैं और बाकी चीजें देख रहे हैं। तो वर्ड्सवर्थ ये है तो नैरेटिव पोइट्री, तो वर्ड्सवर्थ ने वहां ये क्यों लिखा लिरिकल बैलेड? यही सवाल जब ये किताब 1798 में आई थी, तो वर्ड्सवर्थ से पूछा गया था कि बैलेड तो एक नैरेटिव पोइट्री है, आपने इसे लिरिक में शामिल क्यों किया, इसे क्यों कहा गया लिरिकल बैलेड? इसका जवाब ये था, लिरिक इंसान अपनी भावनाओं को बताने के लिए छोटे जज्बात छोटे हिस्से में बताता है, लंबा खींचता नहीं है एपिक की तरह। इमोशंस स्पॉन्टेनियस है ना, एक साथ उद्वेलित हो रहे हैं इमोशन, तो एक साथ जो कोई चीज उद्वेलित होगी वो ऐसा नहीं है कि एपिक की तरह लंबे नैरेटिव फॉर्म में चलती जाएगी, वो थोड़े वक्त के लिए आती है, उसमें चीजें कहन कहना होता है। तो इनको बैलेड भी रखना था, किसान मजदूर इसी में बात करते थे। कहानी है, कहानी को गीत के माध्यम से पेश करना, वो बैलेड था। तो वर्ड्सवर्थ ने यहां लिरिक और आगे ऐड किया, बदलाव किया। इस बैलेड की खास बात क्या है, इसमें प्रेम पे, इसमें युद्ध पे, इसमें हर चीज पे कहानी नुमा गाने के रूप में पेश किया जाता है। इसमें 4-4 लाइन के स्टेंजा होते हैं और इसकी राइम स्कीम ए बी टी बी चलती है ट्रेडिशनल वे में। पहली जो लाइन है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में होगी, आयम्बिक टेट्रामीटर में, दूसरी आयम्बिक ट्राईमीटर में, तीसरी वापस टेट्रा में और चौथी वापस ट्राईमीटर में। अब ये मीटर कैसा होता है, आयम्बिक टेट्रा, टेट्रा मतलब 4,
और आयम्बिक का मतलब है अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। जैसे 4 फीट है, 4 फीट में 8 सिलेबल हैं। अगर ये सिलेबल और इनकी गणित आपको समझ में नहीं, मेरा एक सोनेट नाम से एक वीडियो पड़ा, आप सोनेट वाले में इन चीजों को, स्कैंशन पोइट्री का कैसे होता है उसको डिटेल में समझ सकते हैं। अभी सिर्फ अपन रोमांटिक्स पे बात कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज आपके समझने में बोरिंग ना बने कहीं। तो टेट्रामीटर का मतलब है 4 फीट, 4 फीट में 8 सिलेबल, 8 में एक सिलेबल होगा अनस्ट्रेस, एक होगा स्ट्रेस, एक अनस्ट्रेस, एक होगा स्ट्रेस, एक अनस्ट्रेस, एक होगा स्ट्रेस। तो डा डम डा डम डा डम, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, एक पे प्रेशर ज्यादा, एक पे प्रेशर कम, एक पे प्रेशर, जैसे अपन भी बोलते हैं तो कोई चीज धीरे पे साउंड आता है, कई चीज पे जोर लगाते हैं, तो जोर है, इस पे स्ट्रेस आया है। ऐसे ही 4 फीट के अंदर 8 सिलेबल, ट्राईमीटर में 3 फीट 6 सिलेबल, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो ऐसे लय चलती है बैलेड के अंदर। रोमांटिक्स ने इस लय को भी तोड़ा, कहीं कॉलरिज ने तो जैसे लिखते वक्त इस टेट्रामीटर और ट्राईमीटर को कहीं टेट्रामीटर रख लिया, कहीं नहीं लिया। तो रोमांटिक्स हर तरीके में रेवोल्यूशनरी, कोई फॉर्म उठा रहे हैं तो कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं है, अपने तरीके से अपने समाज के हिसाब से बदल रहे हैं। तो अब आप ये जो क्वेश्चन है रोमांटिसिज्म के ऊपर 19-20 जितने भी देखोगे, वो लगभग आपके 50 के आसपास क्वेश्चन है, वो आपको इस कंसेप्ट से बनते हुए नजर आएंगे। आपको समझ पैदा हो गई है, अब उस कंटेंट को जो मैंने किताब में डाल रखा है उसको पूरा पढ़िए और इन क्वेश्चन को देखिए। मेरी तरफ से जो मेहनत थी वो मैंने आपको करके भेज चुका हूं, अब आपकी तरफ से आप करते जाइए, जहां जरूरत हो मैं समझाने की वो बता दूंगा। कई बार कोई चीज आपको किताब में समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पलट के पूछिए, हो सकता है कि कोई 19-20 चीज आपको ऐसी भी लगे कि ये गलत थी, ये यहां सही होनी चाहिए, वो आप मुझे भेजिए। सीखने की हद तक ही मैं काम कर रहा हूं, तो कोई खुदा नहीं हूं। चीजें जहां जहां गलत भी है वहां अपन वीडियो के जरिए, या आपको जहां नहीं लग रहा है कि ये चीज समझ नहीं आ रही है, उसको वैसे समझ सकते। सीखना सबसे जरूरी है, आप भी सीखते जाइए, आपके साथ साथ मैं भी सीखता जाऊंगा, दोनों का ये 2 वे प्रोसेस चलती रहेगी। आज की क्लास में इतना ही, शुक्रिया।